इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, कैसे हैं सभी? तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली क्लास में इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस हो गई थी और कुछ पिछली क्लास में डिस्कस नहीं हो पाई थी, बच गई थी। जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पिछली क्लास में बच गए थे, आज के क्लास में हम उन्हीं को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि कोशिश होगी कि हमारे कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। चलिए ये जो इडियम है, एक बार इसका बच्चे मीनिंग बताएंगे। लास्ट क्लास में ये हमारा लास्ट इडियम था, अगर आप लोगों को ध्यान रह गया हो तो ये जो हमारी लास्ट क्लास थी ना, उसमें लास्ट इडियम था, यही हमने डिस्कस किया था। और मुझे लगता है कि मैंने इसका लास्ट क्लास में मीनिंग आपको बताया, ए फेल टू कन्विंस, कि किसी को कन्विंस करने में असफल हो जाना। इसका मीनिंग ये है, फेल टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस, किसी को इम्प्रेस या इन्फ्लुएंस नहीं कर पाना, ठीक। तो फेल टू इम्प्रेस या इन्फ्लुएंस इसका मीनिंग है। ये हमारा लास्ट इडियम है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। एक एक इडियम मेरे दिमाग में और आ रहा है, जिसका मतलब कुछ ऐसा ही होता है, इसी से मिलता जुलता, टू कट अ सॉरी फिगर। ये भी बहुत बार आ चुका है पेपर में, इंपॉर्टेंट भी है। टू कट अ सॉरी फिगर, इस इडियम का मतलब कोई बच्चा बताए? टू कट अ सॉरी फिगर, व्हाट डज दिस इडियम मीन? कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है टू लीव अ पुअर इंप्रेशन। ठीक है, मान लीजिए आपके इंटरव्यू देने गए, ठीक है, या आपने कोई पब्लिक परफॉर्मेंस दी, लेकिन आप अच्छा नहीं कर पाए। अच्छा नहीं कर पाएगा मतलब लोगों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन आपका नहीं गया, लोगों के ऊपर खराब इंप्रेशन गया, तो इसको कहते हैं लीविंग, कटिंग अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है टू लीव अ पुअर इंप्रेशन, खराब इंप्रेशन देना, ठीक है। बैड इंप्रेशन देना मतलब सही इंप्रेशन नहीं दे पाना, अच्छा इंप्रेशन देने में असफल हो जाना, ठीक। फेल टू कट आइस विद का भी मतलब यही होता है। आगे आ जाइए, टू नॉक द स्टफिंग आउट ऑफ समवन, ठीक है। टू नॉक द स्टफिंग आउट ऑफ समवन, एक हिंदी में कहावत होती है, पता नहीं आप में सारे लोग जानते होंगे नहीं जानते होंगे, ठीक है, भूसा भर देना। ठीक है, गांव देहात में अक्सर लोग डायलॉग मार देते हैं, ठीक है। ये जैसे उसका ऑपोजिट हो गया। स्टफिंग का मतलब जैसे आपने देखा होगा कुछ खिलौने वगैरह होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ खिलौने होते हैं, उनके अंदर रुई सी या फोम सा भरा होता है, उसको कहते हैं स्टफिंग,
उसको कहते हैं स्टफिंग, ठीक है। हाँ। और टू नॉक द स्टफिंग आउट ऑफ समवन का मतलब होता है, ठीक है, टू नॉक द स्टफिंग आउट ऑफ समवन का मतलब होता है कि वो सब उसका जितना भी है ना वो सब निकाल देना। हाँ। हाँ, तो वो जो हिंदी में कहावत होती है ना, भूसा भर देना, ठीक है, तो इंग्लिश में एक होती है टू नॉक द स्टफिंग आउट ऑफ समवन। किसी का मतलब ऐसा हाल कर देना कि उसका सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाए, ठीक है, उसकी हिम्मत ही ना बचे, ताकत ही ना बचे, सामर्थ्य ही ना बचे आपसे भिड़ने की, इसको कहते हैं। अब ऑप्शन देखो पढ़ते हैं, टू कॉज समवन टू लूज मनी एंड वेल्थ, ठीक है, टू इंसल्ट समवन, टू कॉज समवन टू रिटेन कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म, ये एक्चुअल में एंटोनिम है। अगर यहाँ पे रिटेन की जगह पर हो लूज तो ये सिनोनिम हो जाए, ठीक, बट एंटोनिम लिखा हुआ है तो ये जो रिटेन लिखा है ये एंटोनिम हो गया। टू कॉज समवन टू लूज कॉन्फिडेंस, ये मीनिंग। डी, ये रिटेन है बेटा, ध्यान से देखो। तो टू नॉक द स्टफिंग आउट ऑफ समवन का मतलब होता है कि किसी को इतना मतलब पीटना, मतलब पीटने का मतलब लात घूंसा ही नहीं, ठीक है, किसी की ऐसी हालत कर देना, ठीक है, कि उसकी हिम्मत ही टूट जाए, उसके अंदर मतलब एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है ना, वो सब खत्म कर देना, ऐसा कर देना। अगले पे आ जाओ, मोस्ट ऑफ द मैन आर ऑल फिंगर्स एंड थम्स व्हेन इट कम्स टू कुकिंग। अब ये इडियम है, बी ऑल फिंगर्स एंड थम्स। बी ऑल फिंगर्स एंड थम्स का मतलब होता है कि काम करने का ढंग नहीं आना। जैसे अगर हम किसी पर्सन को कहेंगे ही इज ऑल थम्बर्स एंड ही इज ऑल थम्स एंड फिंगर्स, या इज ऑल फिंगर्स एंड थम्स, तो इसका मतलब उसको दिमाग नहीं है। देखो, थम्स एंड फिंगर्स क्या होते हैं? हाथ जिनसे हम काम करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इनका कोऑर्डिनेशन दिमाग के साथ में ना हो तो फिर ये क्या ही काम कर पाएंगे, ठीक है। तो अब मान लो कोई पर्सन है, वो काम तो करता है, हाथ पैर तो चलाता है, बट दिमाग नहीं चलाता, केवल उसके हाथ पैर ही चलते हैं। तो फिर अगर बिना दिमाग लगाए कोई पर्सन काम करेगा, बिना दिमाग का यूज किए कोई काम करेगा, तो कैसे करेगा? खराब ही कर पाएगा, सही तो नहीं कर पाएगा जब तक उसका माइंड के साथ में मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा। तो ऑल फिंगर्स एंड थम्स किसी ऐसे पर्सन को कहा जाता है जिसमें समझ की कमी होती है, सेंस नहीं होता है, ढंग नहीं होता है, काम करेगा पर ढंग से नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, वेरी ऑकवर्ड एंड क्लमजी। अगला देखिए, अ वाइल्ड गूस चेस। अ वाइल्ड गूस चेस, ठीक है, अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या? गूस पक्षी होता है, हंस के जैसा। गूस जो होता है ना बच्चों, वो पक्षी होता है हंस के जैसा। और चेस का मतलब पीछा करना होता है, चेस करना मतलब पीछा करना उसका। अब वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है कि आप एक वाइल्ड गूस का पीछा कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, वो अनअटेनेबल होता है, उसको अटेंड नहीं किया जा सकता, उसको पाया पकड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो अ डिफिकल्ट हंटिंग एक्सपेडिशन ना, अ फ्रूटलेस परसुइट, परसुइट का मतलब होता है एफर्ट, प्रयास, ठीक है, परसुइट वर्ड का मतलब होता है प्रयास। अ फ्रूटलेस परसुइट, अ कॉम्प्लिकेटेड बट प्रॉफिटेबल इंडेवर, अ बिजनेस ऑफ ट्रिकस्टर। तो इसका आंसर है फ्रूटलेस परसुइट, यूजलेस अटेम्प्ट, ठीक है, अ यूजलेस, अनप्रोडक्टिव, fruitless, abortive, attempt। हिंदी में कहें तो निष्फल प्रयास, मतलब हम कोई प्रयास करें, ठीक है, लेकिन उसका कोई फल ना हासिल हो, व्यर्थ चला जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं अबॉर्टिव, ठीक है, एफर्ट, निष्फल प्रयास, वाइल्ड गूस चेस। अगला देखिए, मैनी इंडिविजुअल्स हु आर डेड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैनी इंडिविजुअल्स हु आर डेफ प्रेफर द टर्म डैश। बहुत से इंडिविजुअल्स जो कि बहरे होते हैं, ठीक है, जो कि बहरे होते हैं, वो अपने लिए बहरा शब्द के बजाय कुछ और शब्द प्रेफर करते हैं। क्या प्रेफर करते हैं? बहरे लोगों को हम क्या कह सकते हैं?
बहरा कहने में थोड़ा सा गलत लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब जैसे हमारी उस पर्सन को लेकर कोई फीलिंग है, इमोशन नहीं है, ठीक है। तो जो लोग सुन नहीं पाते हैं, ऊंचा सुनते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हार्ड टू हियर, हार्ड फ्रॉम हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड फॉर हियरिंग, कोई बताए आंसर, क्या कहते हैं उन्हें? जैसे कोई पर्सन है, वो ऊंचा सुनता है या उसको बहुत कम सुनाई पड़ता है, तो हम क्या कहते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए? उसको कहते हैं हार्ड टू हियर, उसको कहते हैं हार्ड फ्रॉम हियरिंग, उसको कहते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग, उसको कहते हैं हार्ड फॉर हियरिंग। तुम लोग बावले हो, उसको कहते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग इडियम है। जो लोग ऊंचा सुनते हैं, बहरे टाइप होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। ये एडजेक्टिव है, इडियम का काम करता है, मतलब इडियम में एडजेक्टिव का काम करता है। ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। तो सी ऑप्शन। ये तो कॉमन था बच्चे, इसका तो बताना चाहिए था, ये तो उससे भी कॉमन है। अब ये जो आपके सामने है, ये तो हार्ड ऑफ हियरिंग जो इडियम होता है, उससे भी ज्यादा कॉमन इडियम है। बताओ आंसर। इन अ नटशेल। चलो, इन अ नटशेल का मतलब होता है इन ब्रीफ। इन अ नटशेल का मतलब संक्षिप्त में। जैसे कोई लोग होते हैं ना, जब कोई बात को कहना चाहते हैं शॉर्ट में, वो मतलब जब ये कहना चाहते हैं कि पूरी कहानी, राम कहानी सुनने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, ठीक है। तो उसको कहते हैं इन अ नटशेल, एन एक्चुअल एक्सपीरियंस डिस्क्राइब विविडली इन अ सिंपल एंड ब्रीफ मैनर, समथिंग रिवील्ड इन कॉन्फिडेंस एंड ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल। ये आंसर। इन अ सिंपल एंड ब्रीफ मैनर, एक बड़े सीधे और शॉर्ट तरीके में, ठीक है। इन अ नटशेल का मतलब इन शॉर्ट, संक्षिप्त में। अगला देखिए, अगला है बच्चों एन एस अप वन स्लीव्स। ये शायद हमने किसी दिन आरसीएन वोकैब के किसी दूसरे सेक्शन में भी आया होगा, वोकैब वाले पार्ट में, ठीक है। एन एस अप वन स्लीव्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं जल्दी से तुम्हें मीनिंग बता देता हूं जिससे कि तुम्हारा रिवीजन हो जाए और अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है तुरुप का इक्का। मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसा प्लान है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, कोई ऐसी एडवांटेज है जो आपने छुपा के रखी है, लेकिन जरूरत पड़ने पे जब आप उसका उपयोग करेंगे ना, तो आप दूसरों से बेहतर कंडीशन में आ जाएंगे, तो उसको कहते हैं तुरुप का इक्का होना, ठीक। Be in full preparation, a secret plan that can be utilized at an appropriate time, a very close insider, a nasty idea to gain undue advantage। नहीं, undue नहीं, ये आंसर। तो बी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, एनी पोर्ट इन ए स्टॉर्म, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इडियम, ठीक है। इसका भी मैं आपको मीनिंग जल्दी से बता देता हूं, फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। एनी पोर्ट इन ए स्टॉर्म का मतलब होता है कि किसी एक ऐसे ऑप्शन को चूज करना जिसको हम नॉर्मल कंडीशंस में चूज नहीं करते। जैसे मान लो जब हम पे कोई मुसीबत आन पड़ती है, तो उस समय जो भी हमें ऑप्शन विकल्प दिखाई पड़ता है, हम उस विकल्प का प्रयोग या उपयोग करते हैं। लेकिन अगर मुसीबत नहीं होती तो हम उसका प्रयोग या उपयोग नहीं करते। जैसे कोई आदमी है, एक सीधे एग्जांपल से बता देता हूँ, वैसे भी याद तो आप लोगों को रह ही जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है, वो टिंडे की सब्जी, लौकी की सब्जी नहीं खाता, करेले की भी नहीं खाता, ठीक है। कोई नॉर्मल डे रहेगा और घर में उसके करेले की, टिंडे की सब्जी बनी, तो वो स्विगी से, जोमेटो से अपना मंगा लेगा या बाहर जाके खाएगा, वो नहीं खाएगा टिंडे की और करेले की सब्जी, घिया की सब्जी, ठीक है। अब मान लो वो पहुंच गया, कहीं घूमने घामने गया, उसकी गाड़ी खराब हो गई, वो किसी ऐसे जगह जगह पे पहुंच गया जो एकदम से गांव देहात वाला इलाका है, वहां पे कोई दुकानें, खाने पीने के रेस्टोरेंट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब 3-4 दिन से बेचारा भूखा भूखा घूम रहा है, तो वहां पे कोई आदमी उसको मिल गया, उसने कहा भाई साहब कहाँ भटक रहे हो, ठीक है। तो उसने अपना रोना धोना किया कि मैं इतने दिन से भूखा हूँ, ये हूँ वो हूँ, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, सुबह यहाँ से बस निकलती है, आपको बस में बिठा देंगे, आप शहर पहुंच जाओगे, लेकिन अभी रात को रुक जाओ। रुक गया, वो बेचारा बहुत भूखा है। तो वो जो आदमी जिसने उसे आश्रय दिया, उसने घर में लौकी की या टिंडे की सब्जी बना दी, अब वो खाएगा, मन से खाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि जान चली जाएगी, तो उससे तो अच्छा ये जो मिल रहा है टिंडा विंडा, ये खा लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई ऑप्शन मिलता है, हम उसको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, और लेकिन जब ऐसी हम डिफिकल्टी में फंस जाएंगे तो हम उसको प्रेफर कर लेंगे। चलो, a choice forced upon one, a solution acceptable under pressure, the safest place in a crisis, to accept any help in a hostile situation, to accept any help,
एनी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इन अ हॉस्टाइल सिचुएशन। हॉस्टाइल का मतलब होता है विपदाकारी, हॉस्टाइल का मतलब एडवर्स। हॉस्टाइल जो वर्ड होता है ना बच्चे, ये फ्रेंडली का एंटोनिम होता है। हॉस्टाइल का मतलब अनफ्रेंडली, एडवर्स, कि विपरीत परिस्थितियों में मुसीबत के समय किसी भी मदद को स्वीकार कर लेना, इसको कहते हैं एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म। ठीक है, अगला देखिए, टू होल्ड नो ब्रीफ। ठीक है, टू होल्ड नो ब्रीफ का मतलब होता है किसी पर्सन को मदद करने से या उसको सपोर्ट करने से मना कर देना। ठीक है, इसको कहते हैं होल्डिंग नो ब्रीफ टू समवन। अब टू हैव नो इल विल, रिफ्यूज टू प्रोवाइड गारंटी, टू रिफ्यूज टू कम्युनिकेट, टू रिफ्यूज टू सपोर्ट और डिफेंड। योर आंसर, किसी को सपोर्ट या डिफेंड करने से मना कर देना। ठीक है, ए ऑप्शन। गांव देहात में जैसे होते हैं ना, वोटिंग होती है, तो तुम में से जो बच्चे गांव देहात के होंगे वो जल्दी से भी देखो मेरी बात को रिलेट कर लेंगे। शहर के लोग तो बहुत कूटनीतिक टाइप के होते हैं, डेमो मतलब डिप्लोमेटिक होते हैं शहर के लोग। ठीक है, गांव में भी होते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं एकदम से सीधे निश्चल होता है, निश्चल भाव होता है उनका। तो जैसे चुनाव हो रहे हैं, मान लो एमएलए का चुनाव हो रहा है या बीडीसी का हो रहा है या ग्राम पंचायत का हो रहा है, ठीक है, तो उनको किसी को वोट नहीं देना। कोई पर्सन है उसको उन्हें वोट देना नहीं, और वही पर्सन वोट मांगने आ गया। अब जो चुनाव लड़ रहा है वो तो सबके यहाँ वोट मांगने जाता है, उसको जो गाली भी दे दो, उसको जूता भी मार दो, लेकिन वो बेचारा जाएगा मांगने वोट। ठीक है, तभी नेता बन पाता है। तो वोट मांगने आया, तो कई लोग ऐसे होते हैं सीधे उसको मना कर देते हैं कि भैया देखो तुम्हें तो वोट देंगे नहीं, ठीक है तुम आगे जाओ, ऐसे। ठीक है, मेरे सामने की घटना है, कई लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, वो सीधे उससे कह दिया कि तू भाई आगे जा, तेरे को तो वोट हम देते नहीं। ठीक, तो इसको कहते हैं टू होल्ड नो ब्रीफ फॉर समवन, मतलब सीधे मना कर देना। ठीक, तो आंसर हो गया ए। अगला देखिए, वंस ऑन फ्लैश एंड ब्लड। ठीक है, ब्लड रिलेशंस, वंस ऑन फ्लैश एंड ब्लड, ब्लड का मतलब होता है कि खुद के ब्लड रिलेटिव्स होना, घर परिवार के लोग। ठीक है, ब्लड रिलेशंस, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, अक्वाइंटेंसेस। ये आंसर। ठीक, ए बढ़िया। टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, टू पुट अ स्पोक इन, स्पोक समझते हैं क्या होता है? हा? तीली, डंडी सी होती है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, और व्हील का मतलब कोई पर्सन पहिया घुमा रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गांव में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, तो एक स्पोक होता है, वो उसको घुमाते रहते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, उसी पे बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के। ठीक है, या जैसे गांव में जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार वगैरह होते हैं, लोहे की चीजें बनाते हैं, खुरपी वगैरह है, हंसिया है, ये सब बनाते हैं, तो उनके पास भी पहिया होता है, वो भी ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं। ठीक, अब मान लो कोई पहिया है, कोई व्हील है, और उसमें हमने कोई डंडा डाल दिया, कोई उसमें हमने तीली वगैरह डाल दी, तो क्या करेगा? रुक जाएगा उसका काम, काम खराब हो जाएगा। मतलब जो प्रोसेस चल रही थी हमने उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, टांग अड़ा दी। तो इसको कहते हैं टू पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील। ठीक, अब इसका हमें मीनिंग बताने की, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये मीनिंग कन्वे कर रहा है? ट्राई टू कॉज एन एक्सीडेंट, टू एग्जीक्यूट अ प्लान, टू थ्वार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान, टू डाइवल्ज अ प्लान। ये आंसर। डाइवल्ज का मतलब रिवील करना होता है, तो आंसर है ये। थ्वार्ट कर देना मतलब फेल कर देना। टू थ्वार्ट का मतलब टू फेल द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान, किसी प्लान के एग्जीक्यूशन को फेल कर देना, किसी प्लान के एग्जीक्यूशन को फेल कर देना। अगला देखो, टू बी ऑन द कार्ड्स, टू बी ऑन द कार्ड्स, टू बी ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है कोई निश्चित होना, योर जॉब इज ऑन द कार्ड। आपने टैरो कार्ड सुना नाम किसी ने? क्या किसी बच्चे ने ये नाम सुना पहले से? टैरो कार्ड्स किसी ने भी सुना तो बताए। क्या तुम में से किसी ने टैरो कार्ड्स नाम सुना? क्या कोई जानता है कि टैरो कार्ड से क्या भला है? नहीं सुना? चलो, अगर टैरो कार्ड सुना होता तो आप टू बी ऑन द कार्ड्स का मतलब जल्दी समझ जाते हैं। होता क्या है कि जैसे मनुष्य जो होता है ना, इसको हमेशा उत्सुकता रहती है भविष्य में क्या होगा ये जानने की, नौकरी लगेगी कि नहीं, बारिश इस साल होगी कि नहीं, ठीक है,
मेरी कोई चीज खो गई है, मिलेगी कि नहीं, मेरे बेटे की शादी होगी कि नहीं, ठीक है, ऐसा होता है। लोगों में एक उत्सुकता रहती है, इंसान में एक उत्सुकता रहती है, वो चाहता है कि पहले से जान जाए आगे क्या होगा। तो इसके लिए बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं, ठीक है, लोग उनको कांटेक्ट करते हैं। लोगों की अपनी अपनी तकनीक होती है, अपने अपने तरीके से बताते भी हैं। कई लोग होते हैं वो आपकी जन्म तिथि से आपके बारे में बताते हैं, आपकी जन्म तिथि होती है उसके हिसाब से गणना करते हैं, ग्रहों की स्थिति के बेसिस पर वो आपको प्रिडिक्शंस देते हैं, ठीक है, कि तुम्हें ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, वो बताते हैं। बहुत से लोग होते हैं वो आपका हाथ देखकर, पामिस्ट होते हैं ना, हस्तरेखा विशेषज्ञ, तो वो हाथों की रेखा देखकर बता देते हैं। कुछ होते हैं आपके माथे की रेखाएं वगैरह, मतलब ऐसे देख के बता देते हैं, है? हाँ, मैंने मानी है, ठीक है। और इसमें कुछ होते हैं टैरो कार्ड रीडर्स। तो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, ये पता है क्या करते हैं, ये होते हैं हाई मतलब प्रोफाइल लोगों के होते हैं ये एस्ट्रोलॉजर, ठीक। तो वो बहुत महंगी फीस चार्ज करते हैं और बहुत स्टाइलिश, मतलब उनका सब रकाब तकाब होता है। तो लोग उनके पास जाते हैं, कार्ड होते हैं, टैरो कार्ड्स उन्हें कहते हैं, और वो उनके सामने रख देते हैं टेबल पे कार्ड्स, और उनसे कहते हैं कि भाई आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आप एक कार्ड इसमें से पिक कीजिए। तो वो कार्ड पिक करता है, उस कार्ड पे कोई इमेज वगैरह कोई मतलब होती है, यही जो ज़ोडिएक्स होते हैं उनकी, तो उसके बेसिस पर फिर वो अज्यूम करके बताता है, ठीक। तो टू बी समथिंग ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है टू बी समथिंग ऑन द टैरो कार्ड। वो जो टैरो कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके होने के चांसेस है, ठीक है। टू बी ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि होगा, प्रिडिक्शन उसका हो रहा है कि ऐसा होगा आगे, ठीक है। अब देखो, एविडेंट, आउटस्टैंडिंग, सर्टेन, प्रोबेबल, ठीक। वैसे प्रोबेबल इसका होना चाहिए सर्टेन, समथिंग विच इज सर्टेन टू हैपन, टू बी ऑन द कार्ड्स। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। टू बी ऑन द कार्ड्स का मतलब प्रोबेबल, ठीक है। इसका मैं मतलब यहां पे लिख देता हूं, इसको आप ध्यान रखेंगे, लाइकली। टू बी ऑन द कार्ड्स का मतलब, क्योंकि भविष्यवक्ता जो बताते हैं वो निश्चित नहीं कर पाते हैं, वो केवल ये बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब वैसा हमेशा होता नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा। तो इसका आंसर है प्रोबेबल, समथिंग विच इज लाइकली, जिसके होने के चांसेस हैं। योर जॉब इज ऑन द कार्ड्स, अ वॉर इज ऑन द कार्ड्स, ठीक है, फमीन इज ऑन द कार्ड्स। तो कुछ भी ऐसा जिसके होने के चांसेस लग रहे हैं, जिसके होने की संभावना दिख रही है, वो हो गया ऑन द कार्ड्स। अगले पे आ जाइए। टू बर्न वंस फिंगर्स, बर्न वंस फिंगर्स मतलब अपना नुकसान कर लेना, ठीक है। मोस्टली इसको प्रेफर किया जाता है फाइनेंशियल लॉस के लिए। कोई पर्सन जो है, अगर वो अपने कामों की वजह से फाइनेंशियल लॉस हो उसका, तो इसको कहते हैं बर्निंग वंस फिंगर्स। कई बार लोग होते हैं ना, ऐसा कोई काम कर लेते हैं, ऐसा कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं, ऐसी जगह पे कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, कि उससे उनको लॉस होता है, नुकसान होता है, तो इसको कहते हैं बर्निंग वंस फिंगर्स, ठीक। टू गेट रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड का मतलब पनिश्ड, ठीक है, शाइडेड नहीं। टू गेट वन सेल्फ इंसल्टेड इन पब्लिक नहीं। टू गेट वन सेल्फ इंजर्ड नहीं, इंजरी से मतलब नहीं है, इसका इडियम है। टू सफर कंसिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, दैट्स द आंसर। टू सफर कंसिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शंस, अपने एक्शंस के इंजर्ड से मीनिंग मत निकालो बच्चे। जनरली इडियम्स जो होते हैं उनका जो मीनिंग होता है वो आप शब्दों से नहीं निकालते, ठीक है। इसका मतलब होता है टू सफर कंसिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शंस। आपने गलत जगह इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, आपने गलत काम में हाथ डाला, तो अब उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये हो गया टू बर्न वंस फिंगर्स, ठीक है। टू बर्न वंस फिंगर्स का मतलब हो गया टू सफर कंसिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शंस। अगला देखो, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, टू बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स। ये एक ऐसा इडियम है जिसका मीनिंग आप इस इडियम में यूज हुए शब्दों से भी निकाल सकते हो। चलो बताओ भाई, कॉमन इडियम है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले सारे बच्चे पढ़ते होंगे। चलो अब देखो यहां पे समझना एक बार सभी लोग, कैंडल होती है मोमबत्ती, सभी समझते हैं। अगर हम उसको दोनों तरफ से जलाएं, ठीक है, तो वो क्या करेगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, जल्दी ही चुक जाएगी, ऐसे ही होता है ना। चल,
अब टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स का मतलब होता है कि अपने को ओवर एक्सर्ट करना, अपने को बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्ट करना, रेस्ट के लिए एनफ टाइम नहीं देना, ठीक है, प्लानिंग सोच विचार के लिए एनफ टाइम नहीं देना, हर समय काम में लगे रहना, देर से सोने जाना और जल्दी उठना, ठीक है। बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स का मतलब हो गया कि सोने गए तो देर में, ठीक है, उठे और जल्दी, या तो सोने जाओ देर में तो उठो भी देर में, ठीक है, या सोने जाओ जल्दी तो उठो जल्दी, सोने गए देर में और उठे जल्दी, तो इसको कहते हैं बर्निंग कैंडल एट बोथ हैंड्स, मतलब अपने को ओवर एक्सर्ट करना, अपने को हद से ज्यादा मतलब एक्सर्शन में लाना, ये हो गया। टू वेस्ट वंस रिसोर्सेज ऑन फ्यूटाइल प्रोजेक्ट्स नहीं, टू टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द लिमिटेड सोर्सेज नहीं, टू टेक कंप्लीट रिवेंज नहीं, टू वर्क वेरी हार्ड एंड नॉट गेट एनफ स्लीप, यही आंसर है। रात को भी देर तक काम करना, सुबह भी जल्दी काम शुरू कर देना, ये हो गया बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स। अब एक चीज देखो, इसका मैं इडियम का आपको मतलब बताता हूं, इसे कनेक्ट कर कैसे कर सकते हो, इसका मीनिंग जिससे आप कभी कंफ्यूज ना हो। जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं अंधेरे में लाइट के लिए, ठीक है, यही होता है मोमबत्ती का यूज। अब अगर हम रात को कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें रात को अंधेरा होता है, मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। लेकिन जब हम सुबह काम करेंगे, ठीक है, जब हम सुबह काम करना शुरू करेंगे तो हमें उस पे मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुबह सनराइज हो जाता है और अंधेरा नहीं रहता है। लेकिन अब मान लो कोई पर्सन ऐसा है कि जो सुबह इतनी जल्दी उठ जाए कि उस समय अंधेरा हो, ठीक है, सुबह मान लो कोई इतनी जल्दी उठ जाए कि उस समय अंधेरा हो, तो उसको सुबह काम करने के लिए मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। तो कोई ऐसा पर्सन जो दिन के काम शुरू करता है तो उसको मोमबत्ती जलानी पड़ती है, रात को मोमबत्ती जलानी पड़ती है, तो इसका मतलब ये रात को देर तक काम करता है, सुबह जल्दी उठता है, तो ये होता है बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स। अगला देखो, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल बर्न करना, काफी देर तक काम करना, इसका मतलब है काफी देर तक काम करना, लेट नाइट तक काम करना। टू वर्क लेट इनटू द नाइट, पहला वाला ऑप्शन ही आंसर है, लेकिन फिर भी आगे वाले पढ़ लेते हैं। टू कीप अ विजिल ऑल थ्रू द नाइट, विजिल का मतलब होता है सतर्कता, कॉशस। टू इनकर अ हैवी लॉस, बहुत भारी नुकसान उठाना। टू इंडल्ज इन सस्पिशियस एक्टिविटीज नहीं, वही वाला आंसर सही है। टू वर्क लेट इनटू द नाइट, देर रात तक काम करते रहना, इसको कहते हैं बर्निंग द टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक, अगला देखिए, टू कीप वंस चिन अप, चिन समझते क्या होता है, कोई बच्चा बताए इस चिन वर्ड का मतलब क्या होता है। ये होता है, ये चिन, ये होता है भाई मेरे, ये होता है, ये ठोड़ी होती है ना, इसको चिन कहते हैं, ये जो ठोड़ी होती है, ठीक है, इसको चिन कहा जाता है इसको, ठीक है। वो कह रहे चीनी को कहते हैं, कहते हैं रिलेशन को कहते हैं घोंचू, ठीक है। चलो, अब होता क्या, अगर आपको चिन का मीनिंग पता है तो ये इडियम भले पहली बार आप देखो आप इसका सही मीनिंग बता दोगे, ठीक है। टू कीप वंस चिन अप मतलब ऐसे रहना, ऐसे अकड़ में रहना, विश्वास से भरे हुए रहना। जैसे आदमी होता है ना जिसको खुद पे भरोसा नहीं होता है ठीक है, सही बताया, बहुतों ने गलत बताया बेटा, कुछ ने सही भी बताया था, मैं ध्यान दे रहा था, कुछ ने सही बताया था, लेकिन बहुतों ने तो गड़बड़ करी ना। टू कीप वंस चिन अप का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंट रहना। जैसे आदमी होता है घबरा जाता है, डर जाता है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो सर झुकाए झुकाए रहता है, ठीक है, नजरें बचाता लोगों से घूमता है, ठीक। और जिसमें कॉन्फिडेंस होता है तन के चलता है, चेहरा ऊपर करके, ठीक है। तो टू बिहेव इन एन एरोगेंट मैनर, टू कीप वंस ओपिनियन ऑन द टॉप, टू रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, टू प्रिटेंड टू बी एन इंपॉर्टेंट पर्सन, टू रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। टू कीप वंस चिन अप, ठीक है, मुसीबत है, परेशानी है, ठीक है, चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन अब इसी के बीच में मुसीबत है, परेशानी है, ठीक है, ये सब चलती रहेगी, लेकिन इसके बीच में घबराना है किस चीज का, ठीक है। तो इस बीच में घबराना है किस चीज को, अपना मतलब हिम्मत बनाए रखना, ठीक है। चलो अगला देखो, टेक इट ऑन द चिन, अब फिर चिन आ गया, ठीक है, फिर चिन आ गया। टेक इट ऑन द चिन का मतलब भागना नहीं, कोई भी मुसीबत है, परेशानी, उसका डट के सामना करना। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, टेक इट ऑन द चिन, आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, इसका मीनिंग कभी नहीं भूलोगे, लेकिन ये उन्हीं को समझ में आएगा जो थोड़ा क्रिकेट वगैरह देखते हैं। मुझे सही से याद नहीं है कि कौन सा टेस्ट था, शायद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ रहा होगा, ठीक है,
उसमें अनिल कुंबले, या वर्ल्ड कप का मैच था, तुम में से जो जिसको ध्यान हो तो बताए एक बार। एक कोई टेस्ट मैच था, उसमें अनिल कुंबले की ना ठुड्डी में चोट लग गई, थोड़ी में, ठीक, जबड़े पे लगी गेंद में, ठीक है, तो चोट लग गई। यहाँ की चोट तो तुम्हें पता है, फेस पे तो कहीं भी चोट लगे तो बहुत ही दुखती है ना। लेकिन वो पर्सन, ऐसे में क्या होता है खिलाड़ी, ऐसे में खिलाड़ी क्या करता है, चोट वोट लगी तो सीधा अपना मैच से बाहर चला गया, सब्स्टिट्यूट से खेलने आ जाता है, जबड़ा टूट गया था। लेकिन उस बंदे ने बैंडेज बांध के जबड़े पे पूरा, ठीक है, और बॉलिंग करी और मैच जिताया इंडिया को, ठीक है। इसको कहते हैं टेक इट ऑन द चिन। टेक इट ऑन द चिन का मतलब डट के सामना करना, हाँ, उसको कहते हैं टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट इवेंट्स ब्रेवली, टू टेक समथिंग पर्सनली, टू बिकम एजिटेटेड इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, टू बिकम वायलेंट इन एडवर्स सिचुएशन। नहीं, ये रहा, टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट इवेंट्स ब्रेवली। कोई मान लो दुर्घटना हो गई, कुछ अनप्लेजेंट हो गया, तो उसको ब्रेवली एक्सेप्ट करना, ठीक है। ये हो गया टेक इट ऑन द चिन, ए। अगला देखिए, असाइड फॉर सोर आइज। सोर आइज क्या होती हैं, अपने टर्म सुने होंगे, आई हैव गॉट सोर थ्रोट, सोर आइज, सोर थ्रोट। सोर थ्रोट हो जाता है ना लोगों का, गला सा बैठ जाता है गले में, ठीक है, बोलना वोलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सोर आइज का मतलब हो गया आंखें आ गई, ठीक है, आंखें दुख रही हैं, जल रही हैं, ठीक है। असाइट का मतलब होता है दृश्य, हाँ। तो मान लो कोई पर्सन है, दुखी है, ठीक है, उसकी आंखें आई हुई हैं, दुख रही हैं, और उसको कोई ऐसा दृश्य नजर आ जाए कि वो अपनी सब पीड़ा और दुख सब भूल जाए, उसको कहते हैं साइट फॉर सोर आइज। समथिंग विच गिव्स यू प्लेजर, समथिंग प्लेजेंट, something that one can find relating to see, someone that one is pleased to see, an uncompromising situation to work in, someone who has caused a lot of profit here, someone that one is pleasant to see, pleased to see। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो कोई पर्सन है, ऑफिस में काम करता है, ठीक है, और वो खूब मेहनत करता है, ठीक, दिन भर मतलब पसीना बहाता है, काम करता है जहां भी, ठीक है। लेकिन शाम को घर आता है थका आ रहा है, और बच्चों को अपने देखते हैं तो एकदम से उसकी थकान और सारे मतलब सब चिंताएं सब उसकी गायब, बच्चों को देखकर वो फिर खुश हो जाता है। तो इसको कह सकते हैं साइट फॉर सोर आइज, ठीक। तो इसका आंसर हो गया बी। अगले पे आ जाते हैं, ऑल आइज एंड ईयर्स। पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। टू बी ऑल आइज का मतलब होता है टू वॉच केयरफुली, टू बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है टू लिसन केयरफुली। यहां पर हमने क्या किया, दोनों को एक साथ ही लिख दिया है, टू बी ऑल आइज एंड ईयर्स, टू बी समवन्स स्पाई, टू एस्कॉर्ट समवन हैवी, टू बी इन रैप्ट अटेंशन, टू असेंबली एन असेंबली ऑफ वाइज पीपल। ये रहा। रैप का मतलब डीप, डीप अटेंशन, बहुत गहरे मतलब ध्यान देते रहना। तो हमने पढ़ा था नहीं पहले, याद आया कि नहीं आया। टू बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है टू, मैं लिख देता हूं देखो, टू बी ऑल ईयर्स, एक इडियम ये हो गया। दूसरा हो गया टू बी ऑल आइज, ठीक है। टू बी ऑल ईयर्स का मतलब हो गया टू लिसन केयरफुली। केयरफुली का मतलब अटेंटिवली, ठीक है। इसका मतलब हो गया टू वॉच केयरफुली। डन, चलो आगे बढ़ते। दे शुड बी अराइविंग एनी मिनट, सो कीप योर आइज पील्ड। अब हम कह रहे हैं कि वो किसी भी समय आ सकते हैं, कीप योर आइज पील्ड। पील्ड का मतलब छिली हुई होना ठीक है। पील का मतलब छीलना होता है, और छिलका भी, पील का मतलब छिलका भी होता है। जैसे सब्जियां वगैरह होती हैं, फल होते हैं, तो बहुत से होते हैं उनको हम फल वगैरह सब्जियां तो छील के खाते हैं, ठीक है। तो पील करने का मतलब छीलना। कीप योर आइज पील्ड का मतलब आंखें खुली रखना, सतर्क रहना, ठीक है। ये नहीं कि आलस में आगे सो गए। तो टू रिमेन कॉशियस अबाउट वन साइज, नॉट टू इंटरफियर, टू रिमेन केयरफुली वॉचफुल, टू इग्नोर समवन। तो ये आंसर, टू रिमेन केयरफुली वॉचफुल, कीप योर आइज पील्ड। अगला देखिए,
ब्लैक आई, ब्लैक आई का मतलब क्या हुआ? काली आंख, हाँ, काली काली आंखें, ऐसा। चल, ब्लैक आई मतलब बताएं। एक इंग्लिश में इडियम होता है, मिलता जुलता होता है इससे, मतलब उसका भी, अ ब्लैक शिप। कोई भी बच्चा इस इडियम का मतलब बताए। अब ब्लैक शीप इडियम होता है, कॉमन इडियम है, सबको पता होता है। अब ब्लैक शीप जो इडियम है, इसका एक बार आप मतलब बताएं। व्हाट डज द इडियम अ ब्लैक शीप मीन? ठीक है, अ पर्सन इन फैमिली हु इज कंसिडर्ड मार्क ऑफ शेम, अ डिसग्रेसफुल पर्सन। मान लो कोई परिवार है, ठीक ठाक परिवार है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा पर्सन निकल जाए जो सबके लिए बदनामी का कारण बने। ठीक है, मान लो बहुत सज्जन लोगों का परिवार है, और उस परिवार में कोई एक ऐसा निकल जाए जो कि सब बेईमानी करता हो, उल्टे सीधे नंबर दो के काम करता हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ही इज अ ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब अ डिसग्रेसफुल पर्सन। ठीक है, ये आ गया मीनिंग। ब्लैक आई का मतलब लगभग इससे ऐसा ही होता है। शिप का मतलब पर्सन होता है, ब्लैक आई का मतलब होता है कोई शर्म की निशानी। ठीक है, कोई शर्म की निशानी, मार्क ऑफ शेम। ठीक है, तो ये हो गया पर्सन, और ये हो गया थिंग, अ मार्क ऑफ शेम। ब्लैक आई का मतलब ये हो गया। चल, अब वॉर्म्स आई व्यू। अब वॉर्म्स आई व्यू जो हमने इडियम लिखा है, इससे पहले आप इडियम समझे अब बर्ड्स आई व्यू। अब बर्ड्स आई व्यू, अब बर्ड्स आई व्यू। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है जनरल व्यू। ठीक है, जो बर्ड होता है, पक्षी होता है, ठीक है, वो आसमान में होता है, ठीक है, और वो वहां से देखता है। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है, तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? ऊपर से लिया गया दृश्य। चलो, तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? बर्ड जो होता है वो आसमान में उड़ता है। जैसे आपने देखा कहीं पे बाढ़ वगैरह आ जाती है, ठीक है, तो कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो आपने देखा होगा, या कहीं पे कोई आपदा हो जाती है तो नेता लोग जो होते हैं वो वहां पर, मंत्री संतरी ये सब जाते हैं, हेलीकॉप्टर से ऊपर से दौरा करके आ जाते हैं, ऊपर से देखकर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। पक्षी जैसे ऊपर उड़ता है ना, तो उसको नीचे का व्यू जो दिखाई पड़ता है वो बर्ड्स आई व्यू हो गया। उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं होती, बट एक जनरल व्यू होता है। ठीक है, वो हो गया बर्ड्स आई व्यू। अब हम उसके बाद आते हैं वोम्स आई व्यू। वोम होता है कीड़ा, नीचे रेंगता है, जमीन पे रेंगता है। वोम का जो आई व्यू होगा वो लोअर पोजीशन से लिया गया व्यू। ठीक है, निचले स्तर पे जो लोग हैं उनका जो अपना व्यू है वो हो गया वोम्स आई व्यू। ठीक है, a narrow perspective, a regressive opinion, a view from humble position, a useless idea, your answer, a view from humble position। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। गिव समवन एन ईयरफुल। गिव समवन एन ईयरफुल का मतलब होता है बच्चे किसी को बहुत गुस्से में डांटना धमकाना। ठीक है, कोई पर्सन है उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको बताना बहुत ज्यादा नाराजगी के साथ में। ईयरफुल का मतलब मन भर के किसी को सुनाना। ठीक है, to pass misinformation to someone, na. To listen to someone attentively, na. To give a friendly advice to someone, na. To complain angrily to someone, yes. Give someone an earful। अगला देखो, प्ले समथिंग बाई ईयर। प्ले समथिंग बाई ईयर जो इडियम होता है, इसको आप इसके मीनिंग से गेस नहीं कर पाओगे। मतलब जो वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं, तो वर्ड्स के मीनिंग से इसको गेस करना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं एक बार आप लोग ट्राई करें। ये जो चार ऑप्शन लिखे गए हैं, आपको क्या लगता है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे इडियम प्ले समथिंग बाय ईयर का मीनिंग है? प्ले समथिंग बाय ईयर का मतलब होता है कि कोई पहले से एडवांस में प्लानिंग नहीं बना के कर रखना।
आपने जैसे देखा होगा बहुत से लोग होते हैं, उनके पास एडवांस प्लानिंग होती है 6 महीने की, साल भर की, 2 साल की, 5 साल की, ठीक है, कि उन्हें प्लान होता है उनके पास कि उन्हें ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, पहले ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे। वो हो गया एडवांस प्लानिंग। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, उनके पास कोई एडवांस प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं होती, करते ही नहीं एडवांस की प्लानिंग, प्रेजेंट में जीते हैं। जब जैसी सिचुएशन बनेगी तब देखा जाएगा कि सही डिसीजन क्या लेना है, तब उस समय सोच समझ के देख लेंगे। पहले से कोई डिसीजन बनाए बैठे रहे, ऐसा नहीं करते। तो जो बहुत डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, गूढ़ लोग होते हैं, वो एडवांस में प्लानिंग बना के चल रहे होते हैं, ठीक है, वो अपना एडवांस में प्लानिंग बना के चल रहे होते हैं। नेता टाइप लोग होते हैं, ठीक है, कुटिल लोग भी होते हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक लोग भी होते हैं। और एक होते हैं हमारे जैसे अव्यवस्थित लोग, वो क्या करते हैं, कोई प्लानिंग बना के नहीं चलते, बस वो चलते हैं ठीक है, और चलते रहते हैं, रुकते नहीं है, लेकिन प्लानिंग कोई नहीं बनाते। जैसी सिचुएशन आती है फिर वो अपनी समझ के हिसाब से तब उन्हें जो सही लगता है वो डिसीजन ले लेते हैं। इसको कहते हैं प्लेइंग समथिंग बाय ईयर। प्लेइंग समथिंग बाय द ईयर का मतलब यही होता है। अब बताओ आंसर, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ये मीनिंग कन्वे कर रहा है जो मैंने आपको बताया, वही ऑप्शन हमारा आंसर है। टू लर्न समथिंग बाय हार्ट, to have a perfect plan to deal with the situation, to take something very casually, to decide what to do as situation develops. ए, सी नहीं बेवकूफों, ए, सी तो जस्ट अपोजिट हो गया। टू डिसाइड व्हाट टू डू एज सिचुएशन डेवलप्स, जैसे जैसे सिचुएशन बनेगी फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले से बना के सिचुएशन बैठे रहो, ठीक है। तो पहले से प्लानिंग ना करके सिचुएशन डेवलप होने पे फिर अपना डिसीजन लेना, ठीक है। अगला देखो, कमल इज स्मार्ट, कमल स्मार्ट है बट ही इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स एज अ रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, वो स्मार्ट है लेकिन एज अ रिसेप्शनिस्ट वो अभी भी वेट बिहाइंड द ईयर्स है। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस होना। कोई पर्सन जो है उसको प्रॉपर अनुभव ना हो किसी चीज का, ठीक है। अब कोई पर्सन ऐसा स्मार्ट तो है लेकिन उसने कभी कोई जॉब नहीं करी, तो उस जॉब के लिए तो वो नौसिखिया है, तो उसको कहते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। लैकिंग इन फेथ, नो। लैकिंग इन एक्सपीरियंस, यस, लेकिन फिर भी अगले पढ़ लेते हैं। टेंस एंड नर्वस, लैकिंग इन इंक्लिनेशन, ये आंसर। वेट बिहाइंड ईयर्स का मतलब होता है कि कम अनुभवी होना। एक्लीज हील, तुम में से कौन कौन जानता है कि एक्लीज क्या है? सब्जी है, फल है, फ्रूट है, मूवी है, ठीक है, कोई रथ है, कोई समस्या है, कोई गांव है, कोई शहर है, कोई नगर है, कोई झील है, कोई तालाब है, क्या है? कौन जानता है एक्लीज क्या है? एक्लीज एक स्पार्टन वॉरियर था। तो एक्लीज हील क्या है कि उसकी हील जो है ना वो उसकी वीकनेस थी। उसकी पूरी बॉडी जो थी हील को छोड़कर वो इनवल्नरेबल थी, मतलब उस पर आप कुछ भी मारेंगे ना तो उसको कोई घाव वाव नहीं होता था। हाँ, ट्रोजन वॉर जिन लोगों ने देखी है पढ़ी उनको पता होगा एक्लीज का। तो जो उसकी हील थी वही उसका वल्नरेबल पूरी बॉडी में पॉइंट थी जहां पर उसको हर्ट किया जा सकता था। तो एक्लीज हील इडियम जो होता है, ठीक है, एक्लीज हील का मतलब होता है द वीक पॉइंट, द वीक पॉइंट ऑफ एन अदरवाइज पावरफुल पर्सन। कोई एक ऐसा पर्सन जो अदरवाइज बहुत पावरफुल है लेकिन उसमें कोई एक कमजोरी है, वो कमजोरी जो उसकी है वीक पॉइंट है। आप जैसे मैं आपको बताऊं, वीरेंद्र सहवाग का नाम तुम में से सबने सुना ही होगा, ठीक है। फुटवर्क उस पर्सन का वीक पॉइंट था, ठीक है। ऑफ साइड की गुड लेंथ की बॉल को वो मानते ही नहीं था बिना छेड़े, यही थी कमी, अदरवाइज तो गजब बैट्समैन था, ठीक। सहवाग जो, सहवाग का तो नाम सबने सुना ही होगा ना, वीरेंद्र सहवाग तो ऐसा कोई होगा नहीं जो वीरेंद्र सहवाग को ना जानता, सभी जानते हैं, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग एकमात्र ऐसा मतलब बैट्समैन हुआ इंडिया में जिसने सचिन के साथ खेल के नाम कमा लिया। नहीं तो सचिन के साथ जितने खेले, चाहे सौरव गांगुली खेले, ठीक है, चाहे राहुल द्रविड़ खेले और चाहे लक्ष्मण खेले, काफी अच्छे बैट्समैन सचिन के साथ खेले, ठीक है। लेकिन सचिन का कद इतना बड़ा था, सचिन का कद इतना बड़ा था कि वो बेचारे सब छुपके रह जाते थे। राहुल द्रविड़ कोई खराब बैट्समैन थोड़ी था, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, ठीक है। सौरव गांगुली तो बहुत धांसू बैट्समैन,
ठीक। लेकिन सचिन के साथ में नाम कमाना बाकियों को मुश्किल हो गया, सचिन का नाम इतना बड़ा था। सहवाग एक ऐसा पर्सन था, एकमात्र ऐसा पर्सन था जो कि सचिन के साथ खेल के मतलब लोग सचिन से ज्यादा कुछ लोग पसंद करते थे सहवाग की बैटिंग को, ठीक है। लेकिन कमी थी, फुटवर्क अच्छा नहीं था, ठीक है, फुटवर्क अच्छा नहीं था। ऑफ स्टंप्स की बॉल को वो छेड़े बगैर मानता नहीं था, करियर ही खत्म हो गया उस एक गलती की वजह से। अदरवाइज हैंड आई कोऑर्डिनेशन बताते हैं सचिन का भी इतना अच्छा नहीं था जितना सहवाग का अच्छा था, लेकिन बस वीक पॉइंट। तो कोई भी पर्सन जो अदरवाइज एकदम ओके रिपोर्ट है उसकी, स्ट्रांग है, लेकिन अगर कोई ऐसी कमी है उसकी, ठीक है, हाँ, कोई एक ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो सब उसका गुड़ गोबर हो जाए, उसको कहते हैं एक्लीज हील, द वीकेस्ट पॉइंट। अगला आ गया हॉट ऑन द हील्स, ठीक है। हॉट ऑन द हील्स का मतलब होता है किसी का बड़ा क्लोजली किसी को फॉलो करना, पीछा करना बड़ा क्लोजली किसी का। इन एक्सट्रीम डेंजर, इन अ डायर नीड एंड इजी टू इरिटेट पर्सन, इन क्लोज परसुइट, ठीक है। परसुइट का मतलब पीछा, चेज, मैं यहां पे लिख देता हूं, परसुइट वर्ड जो है इसका मतलब है चेज, चेज का मतलब पीछा। डिग वंस हील्स, to stubbornly refuse to change, to keep oneself in a comfortable position, to secure one's position, to insist on one's terms and conditions. Stubbornly refuse to change. Dig one's heel का मतलब होता है अपने पैर जमा देना, ठीक है, और फिर उनसे पीछे नहीं हटना। Stubbornly refuse to change, to secure one's position, to insist on one's terms and conditions. Stubbornly refuse to change होता है इसका मतलब, ठीक है, ये होता है stubbornly refuse to change। चलो, तो डिग वंस हील्स का मतलब हो गया अपने मतलब किसी चीज को चेंज करने से, अपने ओपिनियन को बदलने से मना कर देना, अड़ जाना अपने ओपिनियन को लेकर, ठीक है। अगला देखो, नेक ऑफ द वुड्स। नेक ऑफ द वुड्स वो जगह होती है जहां पर आप रहते हो, आप जहां रहते हो, आपका आस पड़ोस का इलाका जो हो गया, आपका जो नेबरहुड हो गया, उसको कहा जाता है नेक ऑफ द वुड, ठीक है। अब देखो, द थिकेस्ट ग्रोथ इन अ जंगल ना, द लास्ट पॉइंट ऑफ अ जंगल ना, अ रीजन स्पेशली वंस होम रीजन, या यही है एक ऐसा क्षेत्र जो मतलब जहां आप रहते हो वहां के आसपास आपका नेबरहुड, ठीक है, उसको कहा जाता है नेक ऑफ द वुड्स। स्टिफ नेक्ड, ठीक है, स्टिफ नेक्ड का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि मतलब बिल्कुल ही झुके नहीं, बात को माने नहीं, स्टबर्न हो। स्टिफ नेक्ड का मतलब होता है स्टबर्न, हठी पर्सन, जो बात को सुने माने नहीं, ठीक है। अब इन चार में से कौन सा ऑप्शन है ऐसा? मॉडरेटली ब्रेव, मच टू फॉर्मल, सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल पेन, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, बताओ कौन सा आंसर? अनकॉम्प्रोमाइजिंग। अनकॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब जो कॉम्प्रोमाइज ना करे, जो हठी हो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन होता है ना जो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, मान लेता है, बात सुन लेता है, समझ लेता है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब जो हठी हो, हिंदी में इसको कहते हैं हठी, वो हो गया स्टिफ नेक्ड पर्सन। अगले पे आ जाओ, फायर इन द बेली। फायर इन द बेली, भूख, आग लगी होना तन बदन में, ठीक है। आग लगी होना मतलब कोई चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होना, आग बुझती नहीं है, ठीक है। तो टू बिहेव एरोगेंटली ना, टू बिहेव सलेनली, सलेनली ना, सलन का मतलब मुंह फुला लेना, ठीक है, नाराजगी जाहिर करना। टू हैव अ नर्वस फीलिंग ना, टू स्ट्रॉन्ग एम्बिशन, हाँ, बहुत तगड़ी महत्वाकांक्षा होना, ठीक है, दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेना किसी चीज को पाने की, उसको कहते हैं टू अ फायर इन द बेली, मतलब आपका मोटिवेशन, आपका एम्बिशन, ठीक है। एक इडियम लिख रहा हूं ऐसे ही याद आ गया बातों बातों में, टू हैव बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक, टू हैव बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक, इस इडियम का मतलब कोई भी बच्चा बताए। टू हैव बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक, इसको लेकर इसका मतलब होता है टू बी नर्वस,
टू फेस नर्वसनेस, नर्वस होना। हैव बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक। अभी सहवाग की बात हो रही थी ना, तो ये इडियम मेरे दिमाग में आ गया। मैंने सहवाग का पता नहीं कोई एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें वो किसी बॉलर को लेकर कह रहा था कि व्हेन आई हैड टू ओपन इनिंग्स अगेंस्ट दैट बॉलर आई ऑलवेज हैड बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। मतलब बड़ा अच्छा सुंदर यूज किया था इडियम का। ठीक है, कि कौन बॉलर था मुझे याद नहीं यार, शायद मुरलीधरन की बात हो रही होगी, ऐसा कुछ। किसकी बात हो रही मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई बॉलर को लेकर वो शायद कह रहा था, उसने ये इडियम का यूज किया कि I had, when I had to open innings in such situations, I had butterflies in my stomach। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखो, दे हाईजैक्ड डिप्लोमेट पेशेंटली बाइडेड हिज टाइम। ठीक है, बाइड वंस टाइम का मतलब होता है समय बिताना, किसी ने किसी से समय कट जाए, चीजें बदल जाएंगी, कुछ अच्छा हो जाएगा, इस तरीके का करना। अब आ गया बाइड वंस टाइम। बाइड वंस टाइम का मतलब होता है कि अपने समय काटना। जैसे भी मान लो कोई चीज है, अभी हमें पता है हम कुछ करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमारे एफर्ट बेस्ट चले जाएंगे, तो हम इंतजार कर रहे हैं सही समय का। हम इंतजार कर रहे हैं कि या तो कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है, या ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जिसमें थोड़ा हमारे हाथ में भी चीजें कंट्रोल में आएंगी, तो तब तक इंतजार करना है, इसको कहते हैं टू बाइड वंस टाइम। पास्ट हिज टाइम इन लग्जरी ना, पास्ट हिम टाइम, हिम क्या हिज होना चाहिए एक्चुअली, पास्ट हिज टाइम इन प्लीडिंग ना, वेस्टेड हिज टाइम ना। ठीक है, वेटेड क्वाइटली फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। समय का इंतजार करना, समय आने पे फिर मौका, मतलब मौके पे चौके वाली कहानी, कि अपना समय का इंतजार करना, अपना टाइम आएगा। ठीक है, लोग टी शर्ट पे नहीं लिखे घूमते हैं अपना टाइम आएगा, तो जो ये मान के चल रहे हैं कि अपना टाइम आएगा, वो भी क्या कर रहे हैं, दे आर बाइडिंग द टाइम, वो समय काट रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं मौके का। अगला देखो, गार्डियन नॉट। गार्डियन नॉट का मतलब क्या होता है, गार्डियन इन किंग था फ्राइजिया का, तो बताते हैं वो बहुत बुद्धिमान था, और उसने कोई एक गांठ, नॉट का मतलब गांठ होता है, ठीक है, तो उसने एक कोई ऐसी गांठ से लगा दी कि जैसे कोई पर्सन इसको खोल ना पाए, जिससे कि उसको दुनिया का सबसे बुद्धिमान पर्सन माना जाए। ठीक है, तो फ्राइजिया का था, और सिकंदर जो था वो उधर से जीतता हुआ आ रहा था। ठीक है, अपना ग्रीस से निकला और वो सब जीतता हुआ इंडिया की तरफ आ रहा था, रास्ते में फ्राइजिया पड़ा। तो वहां से जब वो गुजर रहा था, तो उसको पता चला, किसी ने बताया कि भाई गॉर्डन जो था वो सबसे दुनिया का, गॉर्डन एक्चुअली प्रॉपर नाउन था, गॉर्डन उससे बनाया गया प्रॉपर एडजेक्टिव है, कि यहाँ पे कोई गांठ है ऐसी लगी हुई कि जिसको दुनिया का सबसे बुद्धिमान पर्सन जो है वही खोल पाएगा, सब नहीं खोल सकते। तो सिकंदर ने कहा कि मैं खोलता हूँ, मैं तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान ही हूँ। ठीक है, वो गया, उसने कोशिश की, उससे खुली नहीं। अब उसने सोचा कि अगर ये खुली नहीं, बाद में तो कोई खोल ही देगा। ठीक है, तो अगर मान लो भविष्य में कभी आज से 100 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 1000 साल बाद कोई अगर इसे खोल देगा, तो माना जाएगा कि वो सिकंदर से भी महान है। ठीक है, तो सिकंदर तो बहुत एम्बिशियस पर्सन था ही। ठीक है, उसने क्या किया, अपनी तलवार से उसको काट ही दिया, उसने कहा लो झंझट खत्म। ठीक है, टू कट द गॉर्डियन नॉट भी एक इडियम है, टू कट द गॉर्डियन नॉट। टू कट द गॉर्डियन नॉट इडियम का मतलब होता है कि किसी भी समस्या को एन के एन प्रकार से सुलझाना, जैसे भी सुलझे वैसे सुलझाना। ठीक, गॉर्डियन नॉट हो गई कोई ऐसी चीज जो कि दूसरों के लिए बड़ी समस्या हो, जिसको टैकल करना मुश्किल हो, ये हो गया गॉर्डियन नॉट। ठीक है, एन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, हालांकि आंसर यही है लेकिन फिर भी अगले पढ़ लेते हैं। अ प्रॉब्लम सॉल्वेबल ओनली बाय ब्लड एक्शन, अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल, अ क्राइसिस दैट कैन बी अवॉइडेड, ईयर आंसर अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। ठीक है, तो गॉर्डियन नॉट जो इडियम है, और कट अ गॉर्डियन नॉट भी इडियम है। अगला देखो, बिवेयर ऑफ ग्रीक्स बेयरिंग गिफ्ट्स, बेयर का मतलब लाना। ठीक है, तो बिवेयर ऑफ ग्रीक्स बेयरिंग गिफ्ट्स, ये आपने कहानी एक पढ़ी होगी ट्रोजन वॉर वाली, कि उसमें स्पार्टन्स होते हैं, ट्रॉय पे अटैक कर देते हैं, फिर वो बहुत साल लड़ते हैं, 9 साल के आसपास लड़ाई चलती है, लेकिन वो जीत नहीं पाते, तो फिर वो एक ट्रिक करते हैं, वो वापस जाने का नाटक करते हैं, और जो ट्रॉय शहर होता है उसके बाहर, सिटी के बाहर मेन गेट पर एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा छोड़ के एज ए गिफ्ट वापस चले जाते हैं।
तो ट्रॉय वाले लोग सोचते हैं कि ये लोग तो अपनी नाव में बैठ के, अपने शिप में बैठ के चले ही गए, हार तो इन्होंने मान ही लिया। तो रात को क्या करते हैं, शहर का दरवाजा खोलते हैं, उस घोड़े को अंदर खींच लाते हैं, लकड़ी का जो होता है। और लकड़ी का जो घोड़ा होता है वो अंदर से खोखला होता है, उसमें सैनिक छुपे होते हैं। जब रात को ट्रॉय वाले सभी सेलिब्रेशन मना मुनू के अपना सो जाते हैं, ठीक है, तो फिर जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो जो सैनिक छुपे होते हैं लकड़ी के घोड़े के अंदर, वो बाहर निकलते हैं, मेन गेट का दरवाजा खोल देते हैं शहर का, ठीक है। जो दिन में जाने का नाटक करके गए हुए स्पार्टन सैनिक होते हैं वो सब वापस आ जाते हैं, शहर में घुस जाते हैं, सोते हुए लोगों पर अटैक कर देते हैं, उनको एकदम से रिटेलिएट करने का मौका नहीं मिलता, वो सोच समझ नहीं पाते क्या करें क्या ना करें, और वो पूरा तबाही काट देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं बिवेयर ऑफ ग्रीक्स वेयरिंग गिफ्ट्स। ग्रीक्स अगर गिफ्ट्स लेकर आए तो ऐसे लोगों से सावधान रहो, गिफ्ट में भी उनके कोई ना कोई चाल होती है, ठीक है। बी सस्पिशियस ऑफ मोटिव्स ऑफ एन एनिमी शोइंग जनरसिटी, यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी अगले पढ़ लेते हैं। बी कॉशियस इन रिसीविंग गिफ्ट फ्रॉम फॉरेनर्स, बी अलर्ट वाइल रिसीविंग गिफ्ट फ्रॉम माइजरली पर्सन, बी केयरफुल वाइल गिविंग गिफ्ट टू फॉरेनर्स। नहीं, ये आंसर ए। बी सस्पिशियस ऑफ मोटिव्स ऑफ एन एनिमी शोइंग जनरसिटी, अगर कोई आपका एनिमी है शत्रु, लेकिन वो बड़ी उदारता दिखा रहा है, तो उसको लेकर आपको संदेह करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। डेमोक्लेस स्वॉर्ड, डेमोक्लेस भी एक किंग था, ठीक है। उसके सर पे एक तलवार लटकती रहती थी, जो मतलब राजा बनना चाहता था उसको राजपाट तो मिल गया, लेकिन उसके सर पे ना हमेशा तलवार लटकती रहती थी। तो राजा होने के बावजूद भी वो हमेशा भय में रहता था कि ये तलवार मेरे ऊपर गिर न जाए, मुझे मार न दे, ठीक है। तो सब कुछ मिलने के बाद भी, सारी शक्तियां मिलने के बाद भी वो मन से चैन से कभी जी नहीं पाए। तो ये होता है डेमोक्लेस स्वॉर्ड, सर पे लटकती तलवार, सर पे मंडाता है कोई खतरा। एन अनबीटेबल पावर ना, अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रिंग ना, एन इम्पेंडिंग डेंजर यस, अ डिवाइन वेपन ना, एन इम्पेंडिंग डेंजर, सर पे मंडराता खतरा, ठीक। अगला, टू क्लीन द ऑगियन स्टेबल्स, ठीक। हरक्यूलिस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, हरक्यूलिस, ठीक है। उसको 12 टास्क दिए गए थे, वो ऐसे टास्क थे जो आम इंसान के लिए करने इम्पॉसिबल ही थे, लेकिन उसने 12 के 12 निपटा दिए, सब कर दिए थे। उनमें से एक था क्लीन द ऑगियन स्टेबल, ऑगियन स्टेबल को साफ करना, बहुत भारी काम था लेकिन उसने कर दिया। तो अब इसका हमें मतलब बताना है, ऑगियन टास्क का मतलब क्या है। अ प्रेस्टिजियस टास्क टू अकम्प्लिश, अ चैलेंज गिवन बाय एन ओपोनेंट, अ डॉन्टिंग एंड इंसल्टिंग टास्क, एन इम्पॉसिबल टू अकम्प्लिश टास्क, ठीक है। अब इसका आंसर ये हो जाएगा एन इम्पॉसिबल टू अकम्प्लिश टास्क, ठीक है। एक ऐसा टास्क जिसको अकम्प्लिश करना इम्पॉसिबल, असंभव था आम के लिए, वो हरक्यूलिस ही कर पाए, बाकियों से वो हुआ नहीं था कभी, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। अगला देखो, किक द बकेट, किक द बकेट या हिट द बकेट, दोनों में से कोई भी लिखो मीनिंग एक ही होता है, चाहे किक द बकेट लिखो और चाहे हिट द बकेट लिखो। किक द बकेट और हिट द बकेट एक ही मतलब होता है, टू डाई। एक और भी इडियम होता है, टू गिव अप घोस्ट, टू गिव अप द घोस्ट, द या वंस क्या होता है देख लेना। टू गिव अप वंस घोस्ट का मतलब भी यही होता है, मर जाना, ठीक है। अगला देखो, टू कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब काम बंद कर देना। मान लो आज की हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, आज का हमारा जितना टास्क था पूरा हो गया, तो वो हम आज के लिए काम बंद कर रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे कॉल इट अ डे। टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, टू इनिशिएट, टू वर्क, टू सेलिब्रेट, यही है। टू कॉल इट अ डे का मतलब काम बंद करना, ठीक है। बकल डाउन, तैयारी कर लेना, ठीक है। टू टैकल अ टास्क विद डिटर्मिनेशन, बकल डाउन, बकल डाउन कर लेना मतलब खुद को कस लेना, प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। पेटी कस लेना, कटिबद्ध हो जाना, ठीक है। अब्बुल इन चाइना शॉप, अब्बुल इन चाइना शॉप कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको ढंग सऊर नहीं होता, जो ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां जाके वो सब अस्त व्यस्त कर देता है, सब खराब कर देता है, ठीक है। जैसे बुल तो आप लोग जानते ही हो, बैल, ठीक है। अ चाइना शॉप का मतलब क्या होता है, क्या कोई पर्सन बता सकता है? अ चाइना शॉप का मतलब क्या है, कोई भी बताए। अ चाइना शॉप जो इडियम है, कोई भी बच्चा इसका मतलब बताए, अ चाइना शॉप का मतलब क्या है?
चाइना शॉप होता है एक ऐसी शॉप जहाँ पे चाइना वेयर बिकता है, चीनी मिट्टी के बने हुए खिलौने, चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन, ये सब बिकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं चाइना शॉप। चाइना शॉप का मतलब चीन की शॉप नहीं, चाइना शॉप का मतलब वो शॉप जहाँ पे चाइना वेयर बिकता है, चीनी मिट्टी के बने हुए चीजें बिकती हैं, खिलौने हो गए, सजावटी आइटम हो गए, क्रॉकरी वगैरह हो गई वो। अब उसमें अगर बैल घुस जाएगा तो बैल को ढंग तो होता नहीं है, वो सारी चीजें तोड़ फोड़ देगा। ठीक है, तो बस यही होता है चाइना शॉप। अब बोलिए ना, चाइना शॉप का मतलब हो गया एन ऑकवर्ड पर्सन, जिसको जहां पर होना नहीं चाहिए लेकिन वो ऐसी जगह पहुंच गया तो उसकी वजह से सब डिस्टर्बेंस हो रखा है वहां पे। अगला देखो, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, कॉमन इडियम है, आसान इडियम है, सभी मीनिंग बताएं। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब सभी लोग बताएं। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब सभी लोग जल्दी से बताएं, क्या मतलब होगा टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का? फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक से मारना, फ्लॉग करना कहते हैं उसे। डेड हॉर्स का मतलब होता है मरा हुआ घोड़ा। तो अगर कोई घोड़ा मर गया है और आप उसको चाबुक से पीट रहे हो, ठीक है, कि भाई ये चले आगे बढ़े, तो क्या वो बढ़ेगा? नहीं। अब आप जो कर रहे हो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। टू विप अ डेड हॉर्स, नहीं, ये इडियोमेटिक मीनिंग नहीं है। ठीक है, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, टू टेक एडवांटेज ऑफ वीकनेस, ये रहा वेस्ट वंस एफर्ट्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है कि अपने प्रयास बेकार करना, जिस ऐसा काम करना जिससे कोई हल हासिल नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, एडम्स एल, ये इडियम होता है एडम्स एल। कोई बच्चा इसका मतलब जानता तो बताए। एडम्स एल का मतलब बताए कोई बच्चा। एडम एल पानी को कहते हैं बच्चे। एडम्स एल जो होता है ना, ठीक है, ये पानी को कहते हैं। वाटर, वाटर का इडियोमेटिक मतलब नाम जो है वो एडम्स एल है। एल का मतलब बेवरेज होता है, एल का मतलब होता है बेवरेज, पीने की चीज। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ठीक है, स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब जैसे मान लो कुत्ते हैं, सो रहे हैं, ठीक है, तो उनको सोने दो, सोते कुत्तों को सोने दो, जगाओ मत। जगाओगे वो आप पे ही भौंकेंगे, पीछा करेंगे, तो इससे अच्छा कोई नाटक, मतलब कोई ऐसा मतलब परेशानी का कोई कारण है, अगर वो शांत है तो उसको शांत रहने दो, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, डू नॉट लेट अ ट्रबलसम सिचुएशन क्रॉप अप, प्रिवेंट डॉग मोबिलिटी, डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, ओल्ड डिस्प्यूट कैन रेज टेम्पर्स। ठीक है, तो डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, प्रिवेंट नहीं, या डू नॉट लेट अ ट्रबलसम सिचुएशन क्रॉप अप, यही मतलब मान लो इसका। ओल्ड कंट्रोवर्शियल से मतलब नहीं है, लेकिन कोई ट्रबलसम सिचुएशन है, कोई समस्या है, कोई ट्रबल है, ठीक है, तो उसको अगर वो नहीं क्रॉप अप हो रही है ना तो अच्छा है, मुसीबत को जगाने से अच्छा है कि उसको पड़ा रहने दो। ठीक है, छेड़ो मत। नहीं, सी नहीं बेटा, इसका हो जाएगा ए, डू नॉट लेट अ ट्रबलसम सिचुएशन क्रॉप अप। चलो अगले पे आ जाओ। अगला है हमारा फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब एकदम से ईमानदारी वाला, जिसमें कोई मतलब झूठ, फरेब, छलावा ना हो। डिसऑनेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स, ये तो एंटोनिम हो गया। कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल नहीं, क्रूअल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, ऑनेस्ट एंड सिंपल ये। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब एकदम स्पष्ट, नीट एंड क्लीन, जिसमें कोई भी बेईमानी, कोई धोखाधड़ी, कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, वो हो गया आपका फेयर एंड स्क्वायर। बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ का मतलब क्या हो गया? बहुत कम मार्जिन से, मान लो कोई पर्सन है वो किसी चोट वगैरह से या किसी चीज से बच जाए, लेकिन मार्जिन बहुत कम हो। एक होता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा नैरो एस्केप इडियम होता है, नैरो एस्केप एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है क्लोज शेव, बाल बाल बचना, इसको हिंदी में कहते हैं बाल बाल बचना। तो बाय द स्किन ऑफ वन टीथ का मतलब भी यही होता है कि बहुत कम मार्जिन से बचना, बाय द नैरोएस्ट मार्जिन। अगला देखो, स्वान सॉन्ग, a sweet voice, last performance, last prayer, something pleasant to hear,
इसका मतलब होता है लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ सम आर्टिस्ट। कोई भी आर्टिस्ट है उसकी जो लास्ट परफॉर्मेंस है उसको उसका स्वान सॉन्ग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई बहुत बड़ा एक्टर है तो जो उसकी लास्ट मूवी है, ठीक है, वो उसका स्वान सॉन्ग हो गया। कोई बहुत बड़ा सिंगर है तो जो उसका लास्ट कॉम्पोजिशन है वो उसका स्वान सॉन्ग हो गया। स्वान सॉन्ग का मतलब लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ सम ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, अगला देखिए, डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स का मतलब बहुत लंबा समय, अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, बोथ द फ्रेंड्स मेट आफ्टर डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का मतलब बहुत लंबे समय के बाद में। नहीं, लास्ट स्वान सॉन्ग जब होगा ना तो मैंने एक मूवी आपके साथ डिस्कस की होगी। स्वान सॉन्ग अगर इडियम मैंने आपके साथ डिस्कस किया होगा, एक मूवी है ब्लैक स्वान, नटैली पोर्टमैन की, ये एक मूवी है। ठीक है, वो लास्ट परफॉर्मेंस है एक्ट्रेस का। डंकीज ईयर हो गया। अगला देखो, 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब शॉर्ट नैप लेना, एक हल्की सी नींद लेना, काम के बीच में थोड़ा सा हल्की सी झपकी लेना, उसको कहते हैं 40 विंग्स, अ शॉर्ट नैप। अगला देखो, पिंक स्लिप। पिंक स्लिप का मतलब होता है किसी को टर्मिनेशन की स्लिप पकड़ाना। कोई पर्सन है, ठीक है, उसको डिसमिसल का नोटिस देना, ठीक है, कि अब आप काम से निकाल दिए गए, इसको कहते हैं पिंक स्लिप। ठीक है, अ नोटिस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, टर्मिनेशन का लेटर, टर्मिनेशन का नोटिस कि आपके सर्विसेज को अब टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया पिंक स्लिप। कैरी द कोल टू न्यू कैसल। सारे बच्चे आंसर बताएं। कैरी द कोल टू द न्यू कैसल। कैरी द कोल टू न्यू कैसल। कैरी द कोल टू न्यू कैसल का मतलब होता है बच्चे कि उल्टा काम करना। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है, न्यू कैसल एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा मतलब क्या नाम, कोयला पाया जाता है। अब कोई पर्सन है कि न्यू कैसल जा रहा है और कोयला लेकर जाए, वहां पर लेकर क्यों जा रहे हो, वहां तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहे हो। ठीक, कोई पर्सन है गांव जा रहा है वापस, और दिल्ली से वो आलू खरीद के ले जा रहा है। अरे भाई, आलू क्यों खरीद के ले जा रहा है, आलू तो वहां खेतों में ही होते हैं। दिल्ली से लेकर जाने, कोई ऐसे अंकल चिप्स लेकर जाओ जो गाँव में नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब शहर, कोई आदमी है गांव से शहर जा रहा है, ठीक है, तो गांव से वो कोल्ड ड्रिंक खरीद के ले आया शहर के लिए। अरे भाई, क्यों ले जा रहे हैं, शहर में तो कोल्ड ड्रिंक गली चौराहे पे बिकती रहती है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब होता है काम को रिवर्स ऑर्डर में करना। ठीक, टू डू मीनिंगलेस थिंग्स, टू फिनिश अ जॉब, टू डू अननेसेसरी थिंग्स, टू डू मीनियल जॉब्स। ठीक है, अननेसेसरी और मीनिंगलेस क्या कर दिया इन्होंने, कंफ्यूजन में। टू कैरी द कोल टू न्यू कैसल का मतलब अननेसेसरी थिंग्स, अनावश्यक चीजें करना जिनकी कोई जरूरत नहीं है। जहां पे किसी चीज की पहले से ही बहुतायत है, आप वहां पे उसको लेके जा रहे हो, तो इसका मतलब आप उसको गलत कर रहे हो। ठीक है, गैर जरूरी काम कर रहे हो जिसको नहीं जरूरत है। टू डू अननेसेसरी थिंग्स। कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली कहानी। इसका मतलब होता है एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। हिंदी में होती है ना कहावत, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मतलब दोनों तरफ मुसीबत होना। अब इधर जाए तो कुआं, उधर जाए तो खाई। कॉट बिटवीन टू एविल्स, यही होता है इसका मतलब। ठीक है, दो समस्याओं के बीच में फंस जाना। अब इनमें से किसे चूज करें। टू ले इनटू, ले इनटू का मतलब किसी को अटैक करना बहुत फियर्सली, फोर्स के साथ में। ठीक है, टू अटैक समवन वायलेंटली विद वर्ड्स और ब्लोज, यही इसका मीनिंग है, लेकिन फिर भी बाकी पढ़ लेते हैं। टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ना, टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट ना, टू रिक्वेस्ट अननेसेसरली ना। टू ले इनटू समबडी का मतलब होता है किसी को अटैक करना, जैसे नेता लोग नहीं होते एक दूसरे पर। एट सिक्सेस एंड सेवंस, एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त होना सब। ठीक है, इन डेस्परेशन, इन स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन और डिसअरे, यही है आंसर इसका। ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग नहीं, ग्रम्बलिंग का मतलब होता है मतलब शिकायत करना किसी चीज की। ग्रम्बल करना मतलब शिकायत करना। तो एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है इन स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन और डिसअरे। गेट इन समवन्स हेयर, किसी को इरिटेट करना बहुत ज्यादा, बॉदर एंड मेक समवन एंग्री। गेट इनटू वंस स्किन का मतलब भी यही होता है।
एक इडियम होता है टू गेट इनटू वंस स्किन। टू गेट इनटू वंस स्किन जो हमारा इडियम होता है उसका भी मतलब यही होता है, किसी को चिढ़ाना, इरिटेट करना, मतलब उसको परेशान करना। ठीक है, अगला देखिए, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ इडियम जो होता है वो एसएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका पहले। और एक बार इसका सारे बच्चे मतलब बताएं, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। कोई जानकारी मिलना किसी रिलायबल सोर्स से, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, उसको कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ। एक मिनट बच्चों, आ जाओ। तो टू बी लिक्ड इनटू शेप, लिक्ड इनटू शेप का मतलब होता है किसी को तराशना, निखारना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। टू बी ट्रेंड एंड मेड फिट इन एंड डिसिप्लिन, किसी को ट्रेनिंग देना, उसको प्रशिक्षण देना और उसको फिट करना, डिसिप्लिन करना। अगला देखो, अ व्हाइट लाई। व्हाइट लाई का मतलब होता है एक ऐसा झूठ जिससे कि लोगों का ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, अब प्लेन ट्रूथ, अ हार्मलेस आई, अ बिग लाई, तो इसका आंसर होता है अ हार्मलेस लाई। छोटा मोटा झूठ, ठीक है, जिससे कोई बड़ा मतलब किसी को नुकसान ना हो, उसको कहते हैं व्हाइट लाई। ठीक, अगला देखो, टू कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का होता है मतलब किसी काम को जल्दबाजी में निपटा देना, पूरे तरीके से पूरा प्रोसेस को फॉलो नहीं करना, पूरे तरीके से ध्यान के साथ ना करना, किसी काम को समय बचाने के लिए या रिसोर्स बचाने के लिए निपटा देना, एक तरीके से ऐसे करना। टू रिसोर्ट टू ब्राइवरी नहीं, टू बी ब्रूटल नहीं, टू टेक द शॉर्टेस्ट वे ये हो सकता है लेकिन फिर भी अगला पढ़ लेते हैं। टू बी रैश नहीं, ये आंसर। टू टेक द शॉर्टेस्ट वे, किसी काम को करने का शॉर्ट तरीका लेना, मतलब पूरी प्रक्रिया को फॉलो ना करके शॉर्ट वे में किसी काम को कर देना, इसको कहते हैं कटिंग कॉर्नर्स। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक खूब मेहनत करो सभी के लिए, मतलब खूब पढ़ो खूब पढ़ो। थैंक यू, बाय बाय।